चलें हम आगे चलते हैं। अब देखें होम्योस्टेसिस के, वैसे तो बॉडी का अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो होम्योस्टेसिस के कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाए। बट हमारी किताब में 3 एस्पेक्ट इसके डिस्कस किए गए हैं और तीनों की मैं आपसे एक एक करके बात करूँगा। In our syllabus 3 aspects of homeostasis are discussed। तो हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स की बात की है। उन्हीं 3 एस्पेक्ट्स की आज मैं और आप मिलके बात करेंगे। पहले को समझेंगे, फिर इनमें से एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो उन्होंने बात की है बेटा, वो बात की है इन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन की। तो व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? आसान है बिल्कुल। ऑस्मो इज़ फ्रॉम ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोसिस, और आपको पता है ऑस्मोसिस में जो है मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी का सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस है उसकी मेंटेनेंस का गेम है, ठीक है। वो हम डिटेल में बात करेंगे। आज मैं आपको इसकी सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अभी इसकी बात करते हैं। नंबर 2, आपकी किताब जब देखोगे तो नंबर 2 उन्होंने एक्सप्रेशन लिखा है, मगर नंबर 2 पे आप और मैं बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की। किसकी बात करेंगे आप और मैं? हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की, और हम देखेंगे किस तरह थर्मो रेगुलेशन में इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखते हैं। तो दूसरा हम इसकी बात करेंगे। और नंबर 3 जो हम बात करेंगे, थर्ड वन और द लास्ट वन, वो हम बात करेंगे किसकी शाबाश? वो हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। और एक्सक्रीशन दुनिया की जो सबसे मिसअंडरस्टूड चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से एक है। एक्सक्रीशन को हम लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं, हालांकि एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज़ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती ना, वो उसको अपने पास रखती नहीं है, वो उसको निकाल देती है। तो ये बॉडी जो अनवांटेड चीज़ों को अपने अंदर से निकाल रही है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? एक्सक्रीशन का। तो इन तीनों की इस चैप्टर में हमने बात करनी है। आज जो मैं आपसे बात करूँगा ऑस्मो रेगुलेशन की, और हम इसकी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। अब इससे पहले कि मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन समझाऊं, मैं यहाँ पर आपको एक प्रोसेस, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन पूरा उसी प्रोसेस से ऑपरेट करता है, उसके बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। नंबर 2, मैं आपको 3 कंडीशन के बारे में बताऊँगा जो आपने ध्यान में रखनी है। देखिए, नंबर 1, पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। ऑस्मो रेगुलेशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को खुदा ताला की ज़ात ने ये सलाहियत दी है कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का और जो वाटर का बैलेंस है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है आपकी और मेरी बॉडी की, जिसमें हम सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं, इस एबिलिटी को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, तो ये आपको समझ आ गया। अब देखें, मेरी बात सुनें। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इसके लिए हमें ऑस्मोसिस समझना बहुत ज़रूरी है। ऑस्मोसिस, तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? आपको मालूम है, इट इज़ मूवमेंट। अच्छा, मैं अगर आसान बिल्कुल कर दूं तो इट इज़ डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज़ डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से समझनी है बात ये, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। अब देखो मेरी बात सुनो। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो, जब मैंने बात की ना डिफ्यूजन की, जब मैंने कहा डिफ्यूजन, तो मैंने ये तय कर दिया कि ये मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर
टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ये बात तय हो गई ना तय, क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि डिफ्यूजन में चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो जब मैंने कहा डिफ्यूजन ऑफ वाटर, तो मैंने बात तय कर दी कि वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कंसंट्रेशन से मुराद होती है तादाद। मैंने आपको गैस एक्सचेंज में भी समझाई थी एक चीज़ जिसको हम नाम देते थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, कि जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही सारा मामला जो है वो ज़्यादा होगा। याद आ रहा ना आप लोग? अच्छा, अब ज़रा देखिए और ज़रा इस बात को समझिए। अब हमने इसको समझना है कि इसके लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों, तो आइए ज़रा को समझते हैं और को देखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट वो करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है? क्योंकि इसमें सोल्यूशन ही इस्तेमाल होंगे जगह जगह। तो सोल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बना रहा हूँ ग्लूकोज का सोल्यूशन और मैं आपसे उस सोल्यूशन की बात करता हूँ जो आमतौर पे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं 5% डेक्सट्रोज वाटर, यानी 5% ग्लूकोज वाला सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो 95% है, और जो सॉल्यूट है, जो ग्लूकोज है, वो 5% है। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट होता है उसका रिमेनिंग सॉल्यूट होता है। यानी यहाँ अगर 95% वाटर है तो अंडरस्टूड है कि 5% ही ग्लूकोज होगा। अब देखो, यही अगर 25% डेक्सट्रोज की मैं बात करूँ, एक और सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं 25% डेक्सट्रोज वाटर। आपको पता है ना, ग्लूकोज डेक्सट्रोज शुगर है, आपके बात मालूम है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब खुद आप अंदाज़ा लगाओ कि वाटर कितना होगा और ग्लूकोज कितना होगा। वाटर कितना होगा, ग्लूकोज कितना होगा, खुद अंदाज़ा लगा लो। 25% डेक्सट्रोज है ना, तो ग्लूकोज 25% होगा। अब जब ग्लूकोज 25% है तो ये बात अंडरस्टूड हो गई। बाकी कितना बचा? 75%। ये 75% वाटर ही होगा। अभी आपको बात समझ आ रही है? तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि सोल्यूशन का फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक सोल्यूशन का फार्मूला हम ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमें ये चीज़ें, ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, आप ज़रा देखिए, आप ज़रा ध्यान से देखिए। अब मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है? अब आप ज़रा देखें और बहुत ध्यान से देखें, और वो ये देखें, वही जो एक एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में भी इन्होंने दिया हुआ होगा, और यही हम करते रहते हैं जगह जगह और बनाते भी रहते हैं। कि ये हमने एक यू शेप ट्यूब ले ली, ये हमने एक यू शेप ट्यूब ले ली यू शेप ट्यूब। अब ज़रा ध्यान देखिएगा, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने बीच में यहाँ पर इस जगह पर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा ली है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सॉल्यूट्स को तो अलाउ करती है कि यहाँ से पास हों, वाटर को तो अलाउ करती है कि यहाँ से पास हों, सॉल्यूट्स को अलाउ नहीं करती है। अब ध्यान से समझना है। अब देखो होगा क्या? होगा ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरफ मैंने भर दिया 100% वाटर, जिसको बेसिकली इसी को आप डिस्टिल वाटर भी कहते हो, है ना? और लेट सपोज उसका जो लेवल है वो लेवल है ये, तो यहाँ तक इसका लेवल है। ठीक है? अच्छा, चलो मैंने एरो थोड़ा ऊपर का आया तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। लेट सपोज इसका लेवल यहाँ तक है। ठीक हो गया? इस तरफ आपने भर दिया एक सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन में फ़र्ज़ करें मैंने वही 5% डेक्सट्रोज वाटर भर दिया है। क्या भर दिया? 5% डेक्सट्रोज वाटर। अब देखो यहाँ पर वाटर कितना होगा? 95%। यहाँ पे वाटर कितना है? 100%। अब देखें, आपको ये बात समझ आ गई है और आपको ये बात मालूम हो गई है कि हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास क्या है बच्चों? जो फार्मूला है, किसका फार्मूला बताएं शाबाश? हमारे पास जो फार्मूला है ऑस्मोसिस का, उसके मुताबिक चीज़ों को इधर से इधर आना चाहिए। ऐसा ही है ना? यानी वाटर को हायर कंसंट्रेशन से वाटर को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए। ऐसा ही होगा ना? तो अब क्या होगा? ये जो वाटर यहाँ ज़्यादा है
ये यहाँ से मूव करने लगेगा इस तरफ, वाटर की बात हो रही है। और जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो अब आप समझ रहे हो, अगर मैं इसी को आगे एक और टेस्ट ट्यूब बना लूँ आपको समझाने के लिए, ये मैंने एक और जो है वो यू शेप ट्यूब बना ली है, और ये इसके बीच में मैंने वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। और आपको पता है वाटर की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है, तो जब वाटर की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है ना, तो यहाँ पे वाटर का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। पहले ये दोनों बराबर से, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ गया है। और अब फिर वही बात कि पानी यहाँ से यहाँ क्यों गया, आप बताइए मुझे। बिल्कुल आपने सही समझा, पानी यहाँ से यहाँ इसलिए गया है मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ पे वाटर कम था और यहाँ वाटर ज़्यादा था। तो इस तरीके से डिफ्यूजन जो है वाटर की, यानी जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, वो होती है। तो ये आपने पॉइंट जो है अपने जहन में रखना है और उसको बिल्कुल भूलना नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ आगे और अब मैं आपसे कुछ बात और करता हूँ, ठीक है। अब देखें, जब हम दुनिया में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो हमें ये बात समझ आती है और हमें ये बात पता लगती है कि दुनिया में जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस ऑस्मोलैरिटी की बेस पे 3 में से किसी एक मीडियम के अंदर जो प्लेस हुए होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से मीडियम है, आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन से मीडियम, देखते हैं कौन कौन से मीडियम है। देखिए ज़रा, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये अगर बेसिक्स आप समझ गए ना तो ऑस्मोसिस आपके लिए ऐसे हो जाएगा जैसे बच्चों का खेल है, और मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ऐसे हो। अच्छा, आप देखें, लेट सपोज कि ये एक मीडियम है, लेट सपोज ये एक मीडियम है और इस मीडियम में मैंने ये एक सेल प्लेस कर लिया है, इस मीडियम में मैंने ये सेल प्लेस कर लिया। अब ध्यान से सुनना है मैं क्या कर रहा हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें कि इस सेल के अंदर, चलें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा नज़र आए, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको और वाज़ेह नज़र आए। देखें, फ़र्ज़ करें ये एक मीडियम है और इस मीडियम के अंदर आपने ये एक सेल प्लेस किया हुआ, ये सेल आपने प्लेस कर लिया। अब ये जो मीडियम है, इस मीडियम में लेट सपोज जो वाटर कंसनट्रेशन है वो 98% है, और आपको पता है अब ये सॉल्यूट्स होंगे वो 2% होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कशन की कि सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट होता है उसका रिमेनिंग सॉल्यूट होता है, ऐसे होगा, ठीक है। अब ज़रा दोबारा देखिए, अब ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा? लेट सपोज इस सेल के अंदर, अच्छा यहाँ बनाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसके अंदर ही लिख देता हूँ ताकि वो एरो आपको कंफ्यूज ना करें। अच्छा, मैं इसके न्यूक्लियस मिटा देता हूँ, फ़र्ज़ करें इस सेल। अब लेट सपोज इस सेल के अंदर वाटर जो है वो 96% है, तो सॉल्यूट कितने होंगे? 4%, सही है। अब आप मुझे बताइए क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट्स सेल के अंदर ज़्यादा हैं और बाहर कम है, पानी बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो आपको पता है वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ऐसे होगा ना, ऑस्मोसिस में ऐसे ही होना चाहिए। तो अब ऐसे मीडियम जिनके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स की अमाउंट, सॉल्यूट की तादाद, सॉल्यूट की मिकदार सेल्स के मुकाबले में, टिश्यूज़ के मुकाबले में कम हो, सॉल्यूट्स की पावर कम हो, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं हाइपोटोनिक मीडियम। अब ज़रा नाम समझ लो इसका। मीडियम तो आपको पता है, मीडियम का मतलब तो मीडियम है, हाइपो का मतलब होता है बिलो यानी कम, टोन मीन्स पावर। तो ये किसकी पावर कम है? सॉल्यूट्स की पावर कम है। समझ आ गई बात? तो हैव लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के मुकाबले में इनका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा। जब टिश्यूज़ के मुकाबले में इनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो इसका नुकसान क्या होगा या फ़ायदा क्या होगा? तो ये अलाउ करते हैं एंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी अब जब भी आप सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, आप इसको रखेंगे तो याद कर लें यहाँ हमेशा एंड ऑस्मोसिस होगी वाटर की। दूसरी एक और मेरी बात समझ लो, वो खुदा के बंदो, एंडो ऑस्मोसिस ना बोला करो, एंडो ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता, एंड ऑस्मोसिस, ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई आप लोगों को? इसको अगर मैं थोड़ा और बड़ा बना लेता तो यार और अच्छा हो जाता।
चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको याद रखें, इतना बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको नज़र आए। तो वाटर कितना था अंदर 96%, सॉल्यूट कितने थे 4%, तो पानी बाहर से अंदर चला गया था। सही हो गया, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। देखो नंबर 2, एक मीडियम में और बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये रहा, ये मैंने इसके अंदर एक सेल प्लेस कर दिया। अब बाहर वाटर फर्ज करें 96% है और जो सॉल्यूट है वो 4% है, यानी अब हम कंडीशन रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अंदर जो वाटर है वो 98% है और जो सॉल्यूट है वो 2% है। अब आप मुझे बताओ सॉल्यूट की पावर कहाँ पर ज़्यादा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के बाहर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ वाटर कम है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के मुताबिक चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगी तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, ऐसे होगा। तो ये जो मीडियम होंगे ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक मीडियम। अभी नाम समझ आ गया ना आप लोगों को कि इसको हाइपरटोनिक मीडियम क्यों कह रहे हैं? इसको हाइपरटोनिक मीडियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, है ना। वो आपने सुना नहीं है, वो आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि यार वो फलाना बंदा तो ना बड़ा हाइपर हो रहा था, गुस्से में चला गया। तो हाइपर का मतलब भी ज़्यादा होना, ज़्यादा होना। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टोन मीन्स पावर। अब आप देखो यहाँ पर सॉल्यूट की पावर इस मीडियम में ज़्यादा है, पहले मीडियम में उसकी पावर कम थी। तो ये कंटेन मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन सेल। तो सेल के मुकाबले में इनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब आप समझ रहे हो कि जब इनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये पानी को बाहर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमेशा अलाउ करवाते हैं एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। अगेन याद कर लो, एक्सो ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस बोला करो, पेंडू नहीं लगोगे। तो एंडो ऑस्मोसिस नहीं, एंड ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस नहीं, एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ओके, ये बात तुम लोगों को समझ आ गई। अब जरा तीसरा मीडियम देखो कौन सा है। अब जरा देखो तीसरा मीडियम कौन सा है। ये मैं बना रहा हूँ तीसरा मीडियम, ये रहा। अब देखो ये जो तीसरा मीडियम है, ये वाला तीसरा मीडियम, ये तीसरा मीडियम, इसमें फिर मैंने एक सेल प्लेस कर दिया। अब फर्ज करो बाहर वाटर कितना है 97%, सॉल्यूट कितने होंगे 3%। अभी आप समझ गए वाटर कितना होगा अंदर सेल के 97%, सॉल्यूट कितने होंगे 3%। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन में फ़र्क है? दोनों तरफ बराबर है। तो ऐसी इन्वायरमेंट कहलाती है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट या आइसोटोनिक मीडियम। तो टिश्यू एंड इन्वायरमेंट हैव सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो टिश्यू में और इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी बिल्कुल सेम होगी। तो क्या यहाँ पर कोई मूवमेंट होगी? तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। अच्छा देखो इस वर्ड पे फिर गौर करो, मैंने ये नहीं कहा है कि मूवमेंट नहीं होगी, मैंने कहा है देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। मतलब ये हुआ कि जितना पानी बाहर से अंदर आएगा उतना ही बाहर से अंदर चला जाएगा और इक्वल जो है वो रेशो हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा। अच्छा जब ये आपने तीनों समझ लिया तो अब आपको मैं यहाँ पर एक लकीर लगा देता हूँ उस जगह पर, और आपने इस चीज़ को समझना है। देखो यहाँ पर मुस्तकिल पानी सेल के अंदर आ रहा है ना, एंड ऑस्मोसिस हो रही है। यहाँ मुस्तकिल पानी सेल से बाहर जा रहा है ना, एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। तो अगर कोई सेल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है तो उसको ख़तरा है कि वो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा। अगर कोई सेल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है तो उसको ख़तरा है कि उसका सारा पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं इनको ऑस्मो रेगुलेशन करना पड़ती है, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेटर कहलाते हैं। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ, ये दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्या मतलब हुआ? दे परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन, दे परफॉर्म
ऑस्मो रेगुलेशन मजबूरी है इनकी, नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। तो ऑस्मो रेगुलेटर आपको कितनी इन्वायरमेंट मिलते हैं? 2 इन्वायरमेंट में, या तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे। अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मिलेंगे तो वाटर कंजर्व करते हुए नहीं, लूज करते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि पानी मुस्तकिल अंदर आ रहा है। अगर अंदर आता चला गया, जैसे बलून होता है ना, गुब्बारा, उसमें पानी भरना शुरू करो, क्या होगा? एक लिमिट तक पानी उसमें भरेगा, उसके बाद यार वो बस्ट हो जाएगा। ये वही सीन है बिल्कुल, तो वो जो है बिल्कुल बस्ट हो जाएगा। नंबर 2, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ये वाटर प्रिजर्व करने की, बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी लॉस हो रहा है। अगर ये लॉस होता रहा तो ये सेल जो है वो मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, इनको कुछ करने की ज़रूरत है? इन वालों इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लेस्ड है, ना पानी अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। तो इनको हम कहते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, देयर इज नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। इनको ऑस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसकी जो एग्जाम्पल है, स्केट्स जो कि मैरीन फिशेज होती हैं, शार्क्स, इसकी एग्जाम्पल हैं। तो आप ये समझ लो, आप ये याद कर लो, भूलना नहीं इसको, ठीक है? तो अब आप अंदाज़ा लगाओ इससे कि ये कितने ब्लेस्ड हैं कि इनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इनको कंटिन्यूसली ऑस्मो रेगुलेशन करनी है, और हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इस वाली कैटेगरी में। हमारी बॉडी भी, हमारी इन्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी के लिए हाइपरटोनिक है, इसलिए वी टेंड टू लूज़ वाटर। आपने देखा नहीं है, हर वक्त हमारी बॉडी वाटर लूज़ कर रही होती है, कभी पसीने की फॉर्म में, कभी अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ, कभी यूरिन में, कभी सांस में। तो वी आर कंटिन्यूसली लूजिंग वाटर, इसीलिए तो पानी पीना है ना बार बार, नहीं पिएंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? तो ये हमने बेसिक सी बात कर